नीता अंबानी कल्चरल सेंटर NMACC मुंबई मंच पर मौजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और सामने बैठे भारत के सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूलों से चुने गए 2000 एलीट जेन जेड और जेन अल्फा छात्र। पहली नजर में आपको एक साधारण लीडरशिप इवेंट लग सकता है, लेकिन अगर आप 2026 के भारत में सांस ले रहे हैं, जहां एनटीए के घोटालों ने करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, जहां झारखंड में छात्र अपनी OMR शीट्स बेचे जाने के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं, तो ये इवेंट सिर्फ एक डिबेट सोसाइटी का फंक्शन नहीं है। ये राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा, सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे खतरनाक डैमेज कंट्रोल है। मैं आपके सामने वो डेटा, वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और वो इलेक्टोरल रिपोर्ट्स रखने वाला हूं जो ये साबित करते हैं कि सिस्टम के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। 380 मिलियन ये 2029 में भारत के जेन जेड वोटर्स का आंकड़ा है। आज की रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे द पिंसर स्ट्रेटेजी, एक ऐसा कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल सिंडिकेट जिसने भारत के युवा को दो हिस्सों में काट दिया। सड़क का युवा जो लाठियां खा रहा है और एसी हॉल का एलीट युवा जिसे भारतीयता का कैप्सूल पिलाया जा रहा है। गहरी सांस लीजिए। इस जांच की शुरुआत हम उस जमीन से करेंगे जहां इस वक्त सिस्टम का सबसे नंगा सच बेनकाब हो रहा है लगातार। कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर आपने देखा युवाओं ने क्या किया। उसी वक्त 2 जुलाई 2026 को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आए थे। 2204 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करते हैं, लेकिन रिजल्ट आते ही एक ऐसा घोटाला सामने आता है जो सरकारी मेरिट के ढोंग को तार तार कर देता है, उसके चीथड़े उड़ा देता है। पहला नियम तोड़ा गया, कोई कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी नहीं किया गया। दूसरा और सबसे सनसनीखेज सच जो है, सोशल मीडिया पर एक अभ्यर्थी की OMR शीट वायरल होती है और इस शीट में उसने सिर्फ 48 सवाल भरे थे, सिर्फ 48, और उसका सिलेक्शन मेंस के लिए हो जाता है। और तीसरा सच, जारी किए गए ऑफिशियल रिजल्ट पर JPSC के अध्यक्ष, सचिव या किसी मेंबर के हस्ताक्षर नहीं थे। ये सारे सच जब सामने आए तो हैरानी बढ़ी, दबाव बढ़ा, तो मुख्य परीक्षा कैंसिल कर दी गई। लेकिन छात्र जानते थे कि ये सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होने की बात नहीं है, ये पूरी व्यवस्था के बिक जाने का सबूत है। छात्रों को राज्य की CID जांच पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। वो CBI और ED जांच की मांग कर रहे हैं। और जब सरकार टाल मटोल पर उतरी, राज्य की सरकार, तो 2 अगस्त से देवेंद्र महतो आमरण अनशन पर बैठ गए। हालांकि उन्होंने बाद में अनशन खत्म किया। अब जरा खुद से पूछिए कि जब झारखंड की सड़कों पर एक 24 साल का युवा अनशन पर था, हजारों छात्र जान जोखिम में डालकर वहां पर घेर रहे थे सरकार को, और ठीक उससे कुछ दिन पहले या उसी वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों युवा सरकार के खिलाफ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, तो आप जानते हैं कि देश के जो सत्ता प्रतिष्ठान हैं उनके बंद कमरों में क्या हो रहा था। दिल्ली और नागपुर के रणनीतिकार क्या कर रहे थे? वो डैमेज कंट्रोल कर रहे थे। ये एक रिपोर्ट है, ये द वायर की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, ये पब्लिश हुई अभी हाल ही में, और इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई। इसकी हेडलाइन चीख चीख कर कह रही है, हाउ NTA चीफ एंड BJP मैन PK जोशी स्टॉक केप्ट राइजिंग डिस्पाइट हिज फेलियर। ये रिपोर्ट सिस्टम के उस एकेडमिक सिंडिकेट की पोल खोलती है जहां संस्थागत नाकामी की सजा देने के बजाय वैचारिक वफादारी का इनाम दिया जाता है। प्रदीप कुमार जोशी, जिनको लिटियंस में PK जोशी के नाम से जानते हैं, स्टेट PSC से लेकर UPSC के चेयरमैन तक रहे। इनके दौर में कई पेपर लीक और अपॉइंटमेंट स्कैंडल हुए। नॉर्मल सिस्टम में इन्हें हटा दिया जाता है, लेकिन रिपोर्ट की आखिरी लाइन सच बताती है। लिखा है कि व्हाट हिज स्ट्रॉन्ग BJP लिंक्स अपीयर टू हैव एंश्योर्ड दैट डजंट हैपन। और इस सिंडिकेट को ढाल कौन देता है? जब NTA और नीट पर सवाल उठे तो देश के 215 वाइस चांसलर एक साथ आ गए। इन्होंने छात्रों के हक में नहीं बल्कि सत्ता की वफादारी में एक ओपन लेटर लिखा प्रियंका गांधी को। लेकिन NTA की धांधली और लाखों छात्रों के बर्बाद भविष्य पर इन 215 BCs के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सड़क पर उतरने वाले छात्र को कुचलना, अधिकारियों को बचाना और वाइस चांसलर से लेटर लिखवाना, ये सिस्टम का पुराना रूटीन था। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये सब करने के बाद भी जेनजी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपनी रणनीति का दूसरा चरण एक्टिवेट किया। और ये सबसे ताजा अपडेट है इस खबर का, जिसने इस पूरे मामले में बारूद का काम किया है।
6 अगस्त को मुंबई के नीता अंबानी कल्चरल सेंटर, जिसको शॉर्ट में NMACC जानते हैं, उसमें RSS प्रमुख मोहन भागवत का IIMUN के 2000 जेन जेड और जेन अल्फा प्रतिनिधियों के साथ संवाद। जब इस इवेंट की टाइमिंग पर सवाल उठे तो IIMUN के फाउंडर ऋषभ शाह ने अपनी सफाई में क्या कहा, वो भी मैं आपको बता दूं। कोट कर रहा हूं उनकी बात। वो कहते हैं कि ये कई लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन हमारा संगठन पिछले 15 सालों से काम कर रहा है। हर साल 1 से 15 अगस्त के बीच हमारा ये इवेंट होता है। हम 11 से 19 साल के बच्चों के लिए प्रोग्राम करते हैं, जिन्हें आज जेन जेड और जेन अल्फा कहा जाता है। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं। मोहन भागवत 2016 और 2020 में भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। राहुल गांधी ने भी हमारी टीम से संवाद किया है। इसका मकसद अगली पीढ़ी तक भारतीयता का भाव ले जाना है। ऋषभ शाह का ये बयान है। कितनी खूबसूरत, कितनी फिनिश्ड और कितनी कॉर्पोरेट पैकेजिंग है भारतीयता। अब आइए इस डिफेंस को डेटा और टाइमिंग की कसौटी पर कसते हैं। कसना जरूरी है। सवाल नंबर 1, अगर ये सिर्फ 15 साल पुराना रूटीन इवेंट है तो इस बार इसे NMACC जैसी जगह पर 2000 एलीट टीनेजर्स के साथ इतने बड़े स्केल पर क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है? सवाल नंबर 2, ऋषभ शाह कहते हैं कि मोहन भागवत 2016 और 2020 में भी आए थे। 2016 नोटबंदी का दौर, 2020 किसान आंदोलन का दौर और 2026 NTA JPSC छात्र असंतोष का दौर। क्या आपको इन सालों की क्रोनोलॉजी समझ आ रही है? जब जब देश का युवा उबलता है तब तब सिस्टम को एलीट युवाओं के बीच वैचारिक घुसपैठ की जरूरत महसूस होती है। और सवाल नंबर 3, जिस भारतीयता की बात की जा रही है, क्या 6 अगस्त को NMACC के उस 5 स्टार हॉल में बैठा कोई 17 साल का टीनेजर मोहन भागवत से ये पूछेगा कि झारखंड में JPSC की OMR सीट 48 सवालों पर क्यों पास हो गई? क्या कोई पूछेगा कि NTA के चीफ को राजनीतिक कनेक्शनों की वजह से क्यों बचाया जा रहा है? नहीं, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि यही है द पिंसर स्ट्रेटेजी। सिस्टम जानता है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के जिस गरीब युवा की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, उसके पास मीडिया या पॉलिटिकल पावर नहीं है। लेकिन टियर 1 शहरों के ये 2000 बच्चे जो कल देश के जज, IAS अफसर, कॉर्पोरेट बॉस और एडिटर्स बनेंगे, उन्हें भारतीयता के नाम पर यह सिखाया जा रहा है कि सड़क पर पिट रहा युवा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। गरीब का बच्चा अनशन पर अपनी जान दे रहा है और अमीर के बच्चे को 5 स्टार हॉल में बैठकर राष्ट्र निर्माण का लेक्चर बुलाया जा रहा है। सहानुभूति का पूरी तरह कत्ल कर दिया गया है इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन नागपुर और दिल्ली के रणनीतिकार ये सब करने पर क्यों मजबूर हुए? इसका असली कारण छिपा हुआ है इस ग्राफिकल डेटा में। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। ये 2029 का प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ग्राफ। 2029 में जेन जेड 18 से 32 साल के युवा की आबादी 380 मिलियन यानी 38 करोड़ होगी। ये भारत की कुल आबादी का 25.1% है। और अगर इसमें मिलेनियल्स 33 से 48 वर्ष के लोगों को जोड़ दें तो 357 मिलियन और 29 में भारत का आधा वोटिंग ब्लॉक वो जनरेशन होगी जो पुरानी धार्मिक राजनीति में ड्राइव नहीं होती। 2024 के इलेक्शन में इस जनरेशन ने सिस्टम को ट्रेलर दिखा दिया था। स्क्रीन पर मौजूद इस एक और डेटा को आप देखिए। आज पूरे देश में 26 जेन जेड लेजिस्लेटर, सांसद और विधायक हैं और इनमें से बीजेपी के पास सिर्फ 5 हैं, कांग्रेस के पास 7 हैं और जो रीजनल पार्टी हैं उनका ग्राफ इस मामले में तेजी से बढ़ा है। संघ का पारंपरिक शाखा मॉडल 1990 के बूमर्स के लिए बना था, वो मॉडल जेन जेड पर फेल हो चुका है। इसलिए 38 करोड़ के इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए शाखा को NMACC के लग्जरी डिबेट्स में बदला जा रहा है। ये कोई सांस्कृतिक प्रेम नहीं, 29 का इलेक्टोरल डर है और इसी डर ने जन्म दिया है सत्ता के सबसे बड़े विरोधाभास को। एक तरफ IT सेल, JPSC, जंतर मंतर और NTA का विरोध करने वाले छात्रों को टूल किट साबित करने में लगा है। लेकिन अगर ये छात्र वाकई देशद्रोही हैं तो अजय माने जाने वाली सरकार ने NTA पर सरेंडर क्यों किया, परीक्षा रद्द क्यों करनी? और सबसे बड़ा सवाल, देश के गृह मंत्री जो हर छोटे बड़े मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आकर बयान देते हैं, वो इस पूरे छात्र आंदोलन पर संसद में पूरी तरह मौन क्यों है और संसद आए नहीं? विपक्ष मांग कर रहा है कि संसद आए, क्योंकि गृह मंत्री जानते हैं कि ये 38 करोड़ का वो डेमोग्राफ है जिसे अगर एंटी नेशनल बोला गया तो 29 में सत्ता का ढांचा उखड़ जाएगा, बिखर जाएगा। अमित शाह की चुप्पी एक कैलकुलेटेड सरेंडर है। वो सड़क के युवाओं को भड़काना नहीं चाहते, जबकि दूसरी तरफ 6 अगस्त जैसे इवेंट के जरिए एलीट क्लास के युवाओं को रीपैकेज्ड भारतीयता बेचकर डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है।
तो आज मैं कोशिश कर रहा था अपनी इस रिपोर्ट में आपको ये बताने की कि जो ये सब चल रहा है वो क्या है। एक तरफ 38 करोड़ का थ्रेट, 29 में 25.1% जेन जेड वोटर्स का आंकड़ा सत्ता के लिए अस्तित्व का संकट बन गया है। दूसरी तरफ द जेपीएससी और एनटीए रियलिटी, ओएमआर घोटाले और पीके जोशी जैसे अधिकारियों को बचाना साबित करता है कि सिस्टम में मेरिट खत्म हो चुकी है। और तीसरा, अगस्त 6 को को-ऑप्शन IIMUN और NMACC के जरिए 2000 एलीट युवाओं को भारतीयता के नाम पर न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप रांची में अनशन पर बैठे हों या मुंबई के किसी महंगे स्कूल में पढ़ रहे हों, इस मैट्रिक्स को समझिए, क्योंकि छात्र जब इन दो भागों में बटेंगे तभी सरकार कामयाब होगी। जब भी कोई संस्था आपको भारतीयता या लीडरशिप का पाठ पढ़ाए तो उससे आप ये जरूर पूछिए कि क्या इस भारतीयता में उस गरीब छात्र के लिए जगह है जिसकी OMR सीट बेच दी गई। अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि आप एक संवाद में नहीं बल्कि द पिंसर स्ट्रेटेजी के नए हंटिंग ग्राउंड में बैठे। डेटा आपके सामने है, 6 अगस्त की क्रोनोलॉजी भी आपके सामने है। अब फैसला आपको करना है, क्या आप 2029 के इस इलेक्टोरल गेम के प्यादे बनेंगे या इस नैरेटिव को आप तोड़ेंगे। आंखें खुली रखिए, क्योंकि जब सिस्टम आपको लाठी की जगह 5 स्टार ट्रीटमेंट देने लगे तो समझ जाना कि आपकी सोच की नीलामी शुरू हो गई। और सिस्टम वैसा ही रहेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो और किसी की भी गवर्नमेंट। उसकी ओवरहॉलिंग, उसकी सर्जरी करने की जहमत कोई नहीं उठा रहा, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए। बहुत शुक्रिया, कल फिर मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ।